Hello everybody, welcome back to exam series. My name is Absar Alam and you're watching NEET Pod. कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपने देखा कि हमने लास्ट 4 वीडियोस में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस डाला था और काफ़ी सारे लोगों ने उसको पसंद भी किया और आप में से बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट करके ये बताया कि आप शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस भी बताइए। तो हमने थोड़ा सा अपने शेड्यूल में चेंज किया। जैसे कि हमने आपको कहा था कि पहले हम 100 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के डालेंगे और उसके बाद फिर शॉर्ट और फिर लॉन्ग। चूंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट लगातार शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर की तरफ आ रहा है, तो हमने थोड़ा सा रीशेड्यूल करके हमने ये सोचा कि पहले बीच में यानी तीनों चीज़ को कॉम्बिनेशन में रखते हैं ताकि आपको थोड़ा सा ट्रस्ट बना रहे और सारी चीज़ें आपकी मुकम्मल हो, ऑब्जेक्टिव भी, शॉर्ट आंसर भी और लॉन्ग आंसर भी। इसीलिए हमने आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में ये प्लान किया है कि आपके साथ शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किया जाए और उस शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस के साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको भी हम बताएंगे। फिलहाल आज के ये लेक्चर, इसके बाद भी एक लेक्चर हम और कोशिश करेंगे कि शॉर्ट आंसर और फिर उसके बाद लॉन्ग और फिर ऑब्जेक्टिव, इस तरह से हम लोग तीनों टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए आप बने रहिए और देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है 2021 के लिए। सो आइए डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में एक पेपर है शॉर्ट आंसर टाइप का और पहला क्वेश्चन जो हमने सेलेक्ट किया है उसमें से है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ फिर लिख दूंगा। व्हाट डू यू मीन बाय इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। सो क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और उसके बाद लिखा है एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। चलिए हिंदी मीडियम वालों के लिए हम बता दें कि क्वेश्चन ये है कि आप इनकम्प्लीट यानी अपूर्ण प्रभाविता से क्या समझते हैं, उसको एक उदाहरण देकर समझाइए। ये आपके शॉर्ट आंसर है। शॉर्ट आंसर में आपके 2 मार्क्स के भी और 3 मार्क्स के भी अगर आप चाहें तो कंप्लीट हो सकता है। अगेन मैं हिंदी में रिपीट कर रहा हूं कि आप अपूर्ण प्रभाविता से क्या समझते हैं उसको एग्जाम्पल या उदाहरण के द्वारा समझाइए। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग करने की कोशिश करते हैं। सॉरी। तो सबसे पहले ये समझिए कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसे कहते हैं। जनरली अगर हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करें तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस उसे कहते हैं कि जब 2 डोमिनेंट कैरेक्टर या 2 डोमिनेंट पेरेंट्स जो हैं आपस में क्रॉस करने के बाद जो ऑफस्प्रिंग F1 प्रोजनी में मिलते हैं वो डोमिनेंट नहीं होते हैं, यानी यूं कह लें कि दोनों ही डोमिनेंट कैरेक्टर को नहीं शो करके F1 में कोई इंटरमीडिएट या थर्ड टाइप के कैरेक्टर शो होते हैं। तो इस टाइप के हम डोमिनेंस को इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं, यानी एक ऐसा क्रॉस जिसमें कि दोनों ही जनकों के कोई भी कैरेक्टर या लक्षण शो नहीं होता है, उसे हम अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, मैं डेफिनेशन होप कि आप लोग लिख लिए होंगे, यानी मैं एक लाइन में लिखूं तो इन F1 neither of 2 parents dominant characters are seen। ये कोई भी कैरेक्टर नहीं, इसके अलावा क्या होता है, instead of these intermediate character is observed, ये देखा जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें
तो मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, या यूं कह लें कि जो मोनोहाइब्रिड का क्रॉस है, उस रेशियो से ये डेविएट होता है। अभी कैसे होता है हम लोग कुछ देर में बात करते हैं। इसका सीधा साधा एग्जाम्पल आपको कई सारी बुक्स में यानी हर जगह मिल जाएगा। जैसे कि एक फ्लावर का कलर है मिराबिलिस जलापा और स्नैपड्रैगन, जिसको एंटी राइनस माजूस कहते हैं, उसे स्नैपड्रैगन भी कहा जाता है। इनके फ्लावर का कलर अगर आप लें तो फ्लावर कलर ऑफ मिराबिलिस जलापा, जिसे 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं, एंड एंटी राइनस माजूस, जिसे स्नैप ड्रैगन भी कहा जाता है। इसमें जो फ्लावर कलर होता है वो बेसिकली इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करता है। यहां पे दो तरीके का फ्लावर है, एक रेड कलर और एक वाइट कलर। अगर हम लोग रेड कलर का फ्लावर लें तो रेड कलर के लिए जीन जो होते हैं वो जीन आर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वहीं अगर हम लोग वाइट फ्लावर लें या वाइट कलर, तो इसके लिए स्मॉल आर जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इसका अगर हम लोग क्रॉस कराते हैं कैपिटल आर एंड क्रॉस्ड विद स्मॉल आर, ये रेड कलर फ्लावर है, रेड कलर फ्लावर, और ये वाइट कलर का फ्लावर। तो यहां पे आपको 4 संभावनाएं मिलती है। यानी अगर आप ऐसे क्रॉस कराएंगे, डायरेक्टली मैं ऐसे लिख देता हूं, कैपिटल आर, एक बार स्मॉल आर, और फिर एक बार कैपिटल आर और स्मॉल आर, इसी तरीके से कैपिटल आर स्मॉल आर और फिर कैपिटल आर और स्मॉल आर। ये 4 संभावनाएं हैं जो कि इसे हम लोग बोलते हैं F1। और इस F1 में जब आप रेड एंड व्हाइट को मिलाते हैं तो ऑल आर पिंक, ये पिंक कलर के फ्लावर शो होते हैं, जो कि हमारे कोई भी, यानी इसमें जो हमने प्रोजनी में लिया, जो हमने पेरेंट्स में लिया था, एक लिया था व्हाइट कलर, एक था रेड कलर, हाँ यहाँ पे एक रेड कलर और एक व्हाइट कलर। तो या तो F1 प्रोजनी में डोमिनेंट कैरेक्टर था रेड, जबकि जो मेंडल का फर्स्ट लॉ कहता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ डोमिनेंस उसे कहते हैं कि फर्स्ट प्रोजनी में, F1 प्रोजनी में जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं उसको उसका प्रदर्शन होता है, वो डिस्प्ले होता है। लेकिन यहाँ पे मेंडल के लॉ के विरुद्ध या उस लॉ से डेविएट करते हुए जो हमें F1 प्रोजनी में जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो मिलते हैं ऑल आर पिंक, यानी एक थर्ड जो कैरेक्टर है जिसे हम लोग इंटरमीडिएट बोलते हैं, ये ऑब्टेन होता है, जो कि मेंडल के लॉ से डिफरेंट है, या मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में रेशियो प्राप्त किए थे उससे डिफरेंट है। तो ये था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर आपको पूछा जाता है, देखिए मैं अभी F1 ही किया है और आप F2 भी कर सकते हैं, F1 की जब सेल्फिंग करा देंगे तो आगे ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं। तो यहाँ पे आप यूं समझिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का शॉर्ट आंसर में आपको डेफिनेशन देना है 1 से 2 लाइन में, और हो सके तो ये एग्जाम्पल दे देना। एग्जाम्पल आप सिर्फ अगर इतना भी लिख देंगे, ये क्रॉस करके नहीं भी दिखाएंगे, तो भी शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स के लिए काफ़ी है। 3 मार्क्स में अगर पूछा जाता है तो आप क्रॉस करके दिखा भी सकते हैं। 5 मार्क्स में पूछा जाता है तो इनके साथ साथ आप F1, F2 और उसके साथ कुछ और दिया रहेगा। तो होप कि पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया हो, और आप मुझे बताना कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है। आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द 3 सैलेंट फीचर्स ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ DNA। डिस्क्राइब the 3
salient feature of double helix structure of DNA। देखिए बहुत ही आसान है, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है और इसकी संभावनाएं बनती है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है। वरना ये तो लगभग सबको पता होना चाहिए डबल हेलिक्स। देखिए इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर जब आप जेनेटिक मटेरियल के बारे में, डीएनए के हेलिक्स के बारे में पढ़ते हैं, स्पेशली जब हम लोग डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। वैसे तो प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी हैं और उनमें से आपको 3 लिखने हैं। मैं 3, 4, 5 ऐसे ओरल 3 लिख देता हूं, 2-3 और बता दूंगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इसे वाटसन एंड क्रिक का मॉडल कहा जाता है, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो न्यूक्लियोटाइड के चेन होते हैं, दे आर एंटी पैरेलल, यानी एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। हाइड्रोजन और जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो ये सारे लिखने के लिए आप डायरेक्टली मैं फीचर्स लिखता हूं और आंसर में आपको फर्स्ट लिख लीजिए कि देयर आर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। दूसरी बात, both chains are anti-parallel to each other, that is, अगर एक की दिशा one is in 5' to 3' and another one is 3' to 5', इस तरह से दूसरी हो गई। अब तीसरी बात करते हैं हम लोग कि बेसेस, यानी जो नाइट्रोजनस बेसेस है, बेसेस आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टी हो गई। इसके अलावा हम नहीं जाते हैं और आगे आप भी बता सकते हैं, जैसे एडिनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसी तरह से उसके बीच की दूरी बता सकते हैं कि 2 जो कॉन्जिगेटिव जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं उनके बीच के डिस्टेंस क्या होता है। एक हेलिकल टर्न के बीच में कितना डिस्टेंस होता है। 10 नाइट्रोजनस बेसिस पेयर्स पाए जाते हैं, देयर आर मल्टीपल। सो आप दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है आज हमारा, उसका हमने आंसर आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम लोग बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, डिस्क्राइब बेनिफिट्स ऑफ दीज क्रॉप्स। यानी लिख दीजिए व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, दैट इज, इसको हम लोग जीएमओ लिख सकते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, और इसमें पूछा गया है इसके बेनिफिट्स बताइए। तो इनके बेनिफिट्स क्या है वो भी बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझिए आप कि जीएमओ क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड या अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जो जीव होते हैं, जीवधारी होते हैं, वो क्या होते हैं। तो कह रहे हैं कि वे ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो, फंजाई हो, बैक्टीरिया हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके जेनेटिक मटेरियल में कोई मैनिपुलेशन किया गया हो और मैनिपुलेट करके उनके जीन में कोई रूपांतरण किया गया हो, उसे ही हम लोग जीएमओ बोलते हैं। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि चाहे आंसर में प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, even bacteria whose genetic material are manipulated,
प्लेटेड, ठीक है जी। ऐसे को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अगर आसान भाषा में इसे समझें तो वे जीव जिनके जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंजेस किया गया हो डिजायर्ड रूप से, उसे हम लोग जीएमओ कहते हैं। अब रही बात कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। इसके बेनिफिट्स या यूं कह लें कि इनके जो एडवांटेजेस हैं वो क्या हो सकते हैं। देखिए जीएमओ के बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि जीएमओ को हमने जब बनाया, या यूं कह लें कि जब जीएमओ के बारे में हम लोग बात करते हैं तो हम उन ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं जहां पे हम डिजायर्ड रूप से जीन को इनकॉर्पोरेट कर सकें, यानी हम अपने इच्छा अनुसार ऐसे जीवों में जीन्स को डाल सकते हैं या ऑल्टर कर सकते हैं। तो ऐसे जीवों को हम लोग जीएमओ बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि जब ऐसे ऑर्गेनिजम्स हमसे मिलते हैं तो उनमें से हम डिजायर प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने प्लांट्स में कोई एक्सपेरिमेंट किया और प्लांट्स जो है वो हमारे पास जीएमओ वाले हैं, तो जाहिर है उनमें हम ये चाहेंगे कि अलग अलग प्रॉफिट या अलग अलग बेनिफिट्स नजर आए। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग बात करें इनके प्लांट्स में क्रॉप्स की बात करें तो क्रॉप्स आर टॉलरेंट टू स्ट्रेसेस, या ऐसे लिख सकते हैं एबायोटिक स्ट्रेसेस। जैसे इसमें लाइट है, हाई या वाटर है, इसी तरीके से ह्यूमिडिटी है। देखिए ये जरूरत सबको, सारे प्लांट्स या सारे क्रॉप्स की को होती है, लेकिन इसकी अधिकता या इसकी स्कार्सिटी यानी इसकी कमी से जब कमी हो जाए तो प्लांट अफेक्टेड होते हैं। लेकिन हमारे क्रॉप्स जो हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड किया है वो जब हमें मिलते हैं तो वो एबायोटिक स्ट्रेसेस से महफूज होता है, या एबायोटिक स्ट्रेसेस का कोई उसमें प्रभाव नहीं पड़ता है। वो अधिक से अधिक तापमान को बर्दाश्त कर सकता है, या लोअर से लोअर, हमने जिस तरह से बनाया उसको लोअर से लोअर टेम्परेचर में भी वो अपना ग्रो कर सकता है। दूसरी खास बात यह है कि हाई यील्डिंग होती है, हाई यील्डिंग यानी अधिक से अधिक उत्पाद आपको देता है ऐसे जीव या ऐसे ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा भी बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको इसके बेनिफिट्स हैं या एडवांटेजेस हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो उनमें से एक है डिपेंडेंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स रिड्यूस, यानी केमिकल पेस्टिसाइड्स में जो हमारी निर्भरता है वो कम हो जाती है यदि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को लेते हैं। इसके अलावा जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी ज़्यादा हो जाता है, विटामिन्स की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो इस तरह से आप जीएमओ के बेनिफिट्स या एडवांटेजेस को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा बीटी कॉटन के बारे में, और इसके अलावा आपने सुना होगा जो काउज होती है डिफरेंट टाइप्स की, जो कि हाई यील्डिंग या जो मिल्क प्रोडक्शन है वो ज़्यादातर टाइम में ऐसे कुछ गाय ऐसी होती है, काउज ऐसी होती है जिसमें जो मिल्किंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारे जीएमओ में चाहे वो एनिमल हो, प्लांट्स हो या कोई बैक्टीरिया फंजाई हो, वो आ सकते हैं। तो होप कि आपके क्वेश्चंस जो हैं वो जीएमओ से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। इसके बावजूद अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम हो जो मैं बता रहा हूं इनमें से, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको इसी में से कुछ और वीडियो चाहिए तो भी आप बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि क्वेश्चन 4 है कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी
हॉट स्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है, और राइट डाउन द नेम एंड स्पेशलिटीज ऑफ 2 सच हॉटस्पॉट फाउंड इन इंडिया। सो राइट डाउन द नेम and specialities of 2 such hot spots found in India। ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोग स्किप कर जाएंगे इसको। बायोडाइवर्सिटी पहले क्या है ये समझिए, उसके बाद हम लोग हॉट स्पॉट समझेंगे। देखिए, बायो एंड डाइवर्सिटी आर द 2 टर्म्स जो कि एक साथ मिलकर के, बायो मीन्स लिविंग और डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशंस या विभिन्नताएं या विविधताएं, यानी जब जीवों के बीच, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में वेरिएशंस पाए जाते हैं तो ऐसे को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी, अब हॉट स्पॉट, तो बायोडाइवर्सिटी एंड हॉट स्पॉट जो होते हैं ये दोनों ही एक दूसरे को बहुत पूरा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बायोडाइवर्सिटी जहाँ पे बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं या बहुत ज़्यादा वेरिएशंस पाई जाती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, लेकिन हॉट स्पॉट यहाँ पे ये मतलब है कि ह्यूमन पॉपुलेशन जब ज़्यादा होने लगता है या ह्यूमन हैबिटेशन ज़्यादा होने लगता है ऐसी जगहों पे, तो उसको थ्रेटन मिल जाती है, यानी जो वेरिएशंस होती है हमारी वो खत्म होने के कगार पे होती है या उसको चेतावनी चली जाती है। तो ऐसे ही जगहों को हम बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इसमें कहा गया है कि आप 2 एग्जाम्पल्स लिखें, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे एग्जाम्पल में आ जाता हूँ। होप कि आपको समझ में आएगा डेफिनेशन के। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स आर दोज जियोग्राफिकल एरिया वेयर द डाइवर्सिटी इज फाउंड and the due to the human habitation there is a threat to the diversity, तो इसे हम लोग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं और वो है ईस्टर्न हिमालय हॉटस्पॉट, और दूसरा हम लोग बात करते हैं वो है वेस्टर्न घाट हॉटस्पॉट। ठीक है, अब दोनों को हम लोग बारी बारी से एक्सप्लेन करते हैं। दोनों, यानी जैसे हमने एग्जांपल में बताया आपको, वेस्टर्न घाट हॉटस्पॉट और ईस्टर्न हिमालयन हॉटस्पॉट। देखिए, ईस्टर्न हिमालयन हॉटस्पॉट की बात करें तो ये इट्स बाउंड्री extends from north eastern India to भूटान। ये यहां पाया जाता है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं ईस्टर्न हिमालयन हॉटस्पॉट की स्पेशलिटीज की। तो मैं यहां पे लिखता हूं इसके स्पेशलिटीज। पहली बात तो ये कि ये रिच इन एंडेमिक प्लांट्स होते हैं। दूसरी बात, यहां पे जो फॉरेस्ट होते हैं वो लगभग 1380 से 3500 मीटर की ऊंचाई पे व्यवस्थित होते हैं। तीसरी खास बात कि जो प्रिमिटिव फैमिली है प्लांट्स की, लाइक विंटेरेसी, मंगोलिएसी, ये यहां प्रेजेंट होती है या पाई जाती है। अब हम लोग बात करते हैं वेस्टर्न घाट हॉटस्पॉट की।
तो वेस्टर्न घाट हॉट स्पॉट की अगर बात करें तो ये इस तरह के जो फॉरेस्ट है वो लगभग 500 to 1500 मीटर की ऊंचाई पे मिलते हैं। और वो कहां, जैसे कर्नाटका, केरला एंड महाराष्ट्र, ऐसे जगहों पे देखा जाता है। सो इसकी खास बात यह है कि ये इतनी ऊंचाई पे फॉरेस्ट होता है और कई सारे वैलीज यहां पे देखा जाता है। वैलीज में जनरली अगस्त्य वैली है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो मलय वैली एंड साइलेंट वैली यहां पे मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ की वेस्टर्न घाट स्पॉट की। सो ये दो घाट स्पॉट या हॉट स्पॉट की हम लोगों ने बात की, ईस्टर्न हिमालयन हॉट स्पॉट और वेस्टर्न घाट हॉट स्पॉट जो कि इंडिया में मिलते हैं। अब आज के एक और क्वेश्चन में की तरफ हम लोग चलते हैं, जिसमें क्वेश्चन है डिफाइन एंड गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग। देखिए क्वेश्चन नंबर, आज का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। इनमें से डायरेक्टली मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली उसके एग्जाम्पल्स देता हूँ किसके बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला है ट्रू फ्रूट्स, दूसरा है फॉल्स फ्रूट और तीसरा है पार्थेनोकार्पिक और लास्ट में है पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से करते हैं, वीडियो लंबी हो रही है तो हमें शॉर्ट रखना है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो पहला हम लोग बात करते हैं कि जो इसमें आंसर है हमारा ट्रू फ्रूट। चलिए इसको मैं जल्दी से एक्सप्लेन करता हूं। कह रहे ट्रू फ्रूट्स आर दोज विच आर डेराइव्ड फ्रॉम द ओवरी एंड नॉट एसोसिएटेड विद द अदर फ्लोरल पार्ट्स। इसका मतलब यह है कि जो हमारे यहाँ फ्रूट बनता है वो फ्रूट का निर्माण, उस फ्रूट का जो फॉर्मेशन है वो ओवरी से हुआ हो, लेकिन वो किसी अदर फ्लोरल पार्ट से जुड़ा हुआ नहीं होता है, जैसे कि थैलेमस है, रिसेप्टिकल्स है या अदर और जो एसोसिएटेड ऑर्गन्स होते हैं, एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है। सो derived from the ovary and not associated with any floral parts। इसका एग्जाम्पल है जैसे आप मैंगो खाते हैं। ठीक है, दूसरा आते हैं जल्दी से, एक एक एग्जांपल ही लेते हैं। फॉल्स फ्रूट कहते हैं दे डेवलप्ड या दे आर डेराइव्ड फ्रॉम ओवरी एंड ऑल्सो एसोसिएटेड विद अदर फ्लोरल पार्ट्स लाइक थैलेमस, रिसेप्टिकल्स। सो derived from ovary but associated with other floral parts like thalamus। जैसे आपने देखा होगा इसमें एग्जाम्पल में एप्पल, स्ट्रॉबेरी, ये ऐसे फ्रूट्स हैं कि ये अपने थैलेमस से, पेडिसिल से या रिसेप्टिकल से कहीं ना कहीं एसोसिएटेड होता है, लेकिन मैंगो को आपने कभी नहीं देखा होगा। सो ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट। अब तीसरा आता है हमारे पास फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, जल्दी से। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट किसे कहते हैं, या इसे अनिषेक फलन भी कहते हैं। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट उसे कहते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन
बनता है। सो जल्दी से लिखिए, फ्रूट्स डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना निषेचन के जो फ्रूट्स डेवलप होते हैं उसे हम लोग पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, जैसे बनाना। ठीक है। और लास्ट में हम लोग जल्दी से बात करते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। देखिए, पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब एक सीड में एक से अधिक एम्ब्रियो जब पाया जाता है, सीड हैविंग मोर देन वन एम्ब्रियो, ऐसे को हम लोग पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। ये भी बहुत सारे सिट्रस प्लांट्स जो होते हैं, सिट्रल फ्रूट्स होते हैं और सीड्स होते हैं, उसमें आपको मिल जाएंगे। जैसे आपका मैंगो है, इस तरह से लेमन है, कई सारे आपको इसके एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। सो ये सारे क्वेश्चंस थे शॉर्ट आंसर टाइप, जो कि हमने कोशिश की आपको एक्सप्लेन करने की। होप कि आपको पसंद आया होगा और हम कोशिश करेंगे बड़ी जल्दी के साथ आपके शॉर्ट आंसर जो है 1-2 दिन में कंप्लीट करने का। उसके बाद हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप के लेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी आप बताइएगा मुझे ज़रूर, और इसमें कुछ डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। और अगर आप मेरी वीडियो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाइए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।